नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा भारत, अभी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं वो माधव निदान पढ़ने के लिए आ गए। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है और कितने अच्छे चिकित्सक लोग हैं कि पढ़ना है तो पढ़ना है, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है। तो अभी हम लोग उदावर्त पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये परिणाम शूल पढ़ लिया है। परिणाम शूल के बाद में उदावर्त तुरंत ही बताया गया है। इसका एक महत्व है, जो क्रम से सीक्वेंस से बताया गया है, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। मैं एक मिनट कुछ लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ, फिर हम लोग ये शुरू करते हैं। और आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो श्रेष्ठ चिकित्सक हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी चिकित्सा को और अच्छा करने का कोशिश करते हैं। तो उदावर्त अनाह निदान, इस तरह का ये अध्याय है, ये शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि उदावर्त के निदान, वात वेणुमूत्र जृंभा अश्रु शवतोद्गार पमिंद्रियैः शुतृष्णो श्वास निद्राणाम धृत्योदावर्त संभवः। इसका मतलब यह है कि अधोवायु, जो नीचे अपान वायु निकलना चाहता है, अधोवायु मल मूत्र जंभाई आंसू छींक ढकार वमन वीर्य भूख प्यास श्वास और नींद के रोकने से उदावर्त रोक हो जाता है। यह हमारे अधारणीय वेग हैं, शरीर में नेचुरल अर्जेस हैं। अगर हमने, और ये सब अर्जेस जो रहते हैं वो वायु ही रहता है, अलग अलग तरह से दूषित वायु, शरीर का मल रूपी वायु निकलना चाहता है। अगर हमने, और उसके साथ भाव पदार्थ भी निकलता है, जैसे मल वेग है तो मल निकालना चाहता है, लेकिन अपान वायु रहता है। तो हर जगह से ये जो दूषित वायु है ये निकलना चाहता है। अगर इसको रोक दिया गया तो वह अगर शरीर में जाएगा तो प्रतिलोमित होके बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न कर देता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी वायु को रोका तो क्या रोग होता है। और ये खासकर उदावर्त, और भी बीमारियां होती है, लेकिन उदावर्त बीमारी जो होती है जिसमें पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और बहुत सारा और डेंजरस कंडीशन हो जाती है, तो वही सब हम पढ़ेंगे। तो हालांकि ये बताया है अष्टांग हृदय में, ये जो बताया अधारणीय वेग को रोकने से क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पर उदावर्त को ज्यादा फोकस किया गया है। जब हम टीका देखते हैं तो इसमें बता रहे हैं कि उदावर्ते अपि शूलम भवति इति शूलांतर मुदावर्तमः वाते इत्यादि अस्त्रमश्रु इंद्रिय शब्दे नात्र शुक्रम शुद्ध बुभुक्षा धृत्या वेग विधारणेन एते वातादयस त्रयोदश नियमार्था तेनन अन्येषां क्रोधादिनां वेग विधारणं न तद्धेतु स्वास्थ्य हेतुत्वाद यदाह चरकः लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत्। सूत्र स्थान अध्याय 7 इत्यादि।
सर्वोदावर्तेषु च वायुरेव कारणं यथा शुश्रुतः सर्वस्तेषु विधिवदुदावर्तेषु कृत्स्नशः वायोः क्रिया विधातव्या स्वमार्ग प्रतिपत्ते सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 55 इत्यादि। उद्भूतेन वेग विधारणे नावृत्तस्य वायुवर्तन मित्योदावर्त निरुक्ति अन्ये तु वायुरूर्ध्वमार्तवो मावर्तो गमनमित्योदावर्त माहु तन्न अश्रुस्त्रावादेक व्यापकत्वात् क्षत्रियो गच्छन्ति इति न्यायेन व समाधेयम्। इसका मतलब यह है कि उदावर्त में भी शूल होता है, अतः शूल व्याधि के बाद, जो परिणाम शूल हमने पढ़ा, शूल व्याधि के बाद उदावर्त का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये शूल है, उदावर्त में भी होता ही है। वातेत्यादि अस्त्र शब्द से आंसुल्य हैं, वातेत्यादि मतलब वायु, वायु अपान वायु से ये सबसे पहला जो वेग है जिसके वजह से उदावर्त होता है, तो अधो वायु ये सबसे मेन है, तो इसका सीक्वेंस का महत्व है। अगर अपान वायु को किसी ने रोका तो उदावर्त जरूर आता है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि इंद्रिय शब्द से वीर्य का ग्रहण होता है, मतलब शुक्र वेग भी अगर आपने माइंड में बहुत ज्यादा काम वासना है और उसको रोक दिया और शुक्र वेग को रोक दिया तो उसके वजह से भी उदावर्त हो जाता है। शुद्ध मतलब भूख, धृत्य मतलब वेगों को रोकने से। ये वातादि वेग नियमित रूप से 13 होते हैं, अर्थात 13 ही वेग होते हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इससे क्रोधादि दूसरे वेगों का रोकना उदावर्त का कारण नहीं बन सकता। मतलब 13 ही वेग हैं दुनिया में, वो बड़े बड़े वेग हैं, उनको अगर रोक दिया तो फिर उदावर्त हो जाता है, क्योंकि क्रोधादि वेगों को रोकना स्वास्थ्य का कारण होता है। मतलब अगर क्रोध, काम, शोक, भय ये जो है इन सबको रोक दिया, वह सब मानसिक वेग हैं, और वो अगर कोई काम वासना में बहुत ज्यादा है तो वो गलत हो सकता है, लोभ में रहे तो वो गलत हो सकता है, तो वह धारणीय वेग है, मतलब उनको रोकना ही चाहिए, नहीं तो विकृति आ जाएगी। जैसे कि चरक में भी कहा है कि लोभ, शोक, भय, क्रोध और अभिमान इनके वेगों को रोकना चाहिए, चरक सूत्र सन अध्याय 7वां में बताया। इन सभी उदावर्तों में वायु ही कारण होता है। जैसे कि सुश्रुत कहते हैं कि इन सब प्रकार के उदावर्तों में सब तरह से वायु को ही अपने मार्ग पर लाने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 55 में कहा है। उदावर्त की निरुक्ति कहते हुए लिखते हैं कि उद्भुत वेग विधारण से, मतलब जो वेग निकलना चाहते हैं उनको वेग विधारण से वायु का आवर्त होना मतलब उदावर्त या आवरण जन्य संप्राप्ति हो जाती है। अन्य आचार्य वायु की ऊर्ध्व तथा प्रतिलोम गति को आवर्त मानते हैं, मतलब ये प्रतिलोम गति को मानते हैं, कोई ऊर्ध्व गति को बनते हैं, उल्टे डायरेक्शन में जाने को, लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि अश्रु अस्त्रावादि में वायु की प्रतिलोम गति चरितार्थ नहीं होती है। मतलब अगर अश्रु आदि वेग जो है, आंसू आ रहे हैं और उसको हम बोलेंगे कि ये प्रतिलोमित हो गई, तो वो तो हमें लगता नहीं है कि वायु आंसू नहीं निकाल पा रही है तो प्रतिलोमित हो गई, यहाँ पे आवरण जन्य संप्राप्ति होती है। दूसरा है कि अश्रुस्त्रावादी जो वेग है वो हम लोग क्षत्रिणो गच्छन्ति न्याय से अंतिम निरुक्ति का समाधान कर लेते हैं, क्योंकि बाहुल्यन व्यपदेशा भवन्ति। मतलब अगर ना 100 लोग, सपोज 100 लोग छाता लेके जा रहे हैं, ब्लैक छाता लेके जा रहे हैं, और उसमें एक या दो कोई है इंसान जो छाता लेके नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्षत्रिणो गच्छन्ति, सभी लोग छाता लेके जा रहे हैं, तो हम एक या दो को ना इग्नोर कर देते हैं, हम बोलते हैं कि ये सारे लोग ना छाता लेके जा रहे हैं। उसी तरह से आंसू का जो वेग है, अश्रु का वेग है, उसमें वायु का प्रतिलोम गति नहीं होता है, तो हम उसको तब भी हम बोलते हैं कि ये 13 अधारणीय वेग में आता है। इसी तरह से मतलब बाहुल्यन व्यपदेशा, मतलब बहुमत के साथ रहना पड़ता है, इसलिए हम लोग कॉमनली बोल देते हैं कि वायु की प्रतिलोम गति होती है, या फिर आवृतत्व हो जाता है, इसलिए वायु का उदावर्त, वायु जो है वो प्रतिलोमित होकर आवरण जन्य संप्राप्ति कर रहा है, वायु का जो गति है वो आवृत हो जाता है, इसलिए उदावर्त। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि अपान वायु, फिर मल, विष्टा वेग, मूत्र वेग, जंभाई, आंसू, छींक, उद्गार, वमन, वीर्य, भूख, प्यास और उश्वास, उश्वास मतलब श्रम श्वास और नींद, इनके वेगों को रोकने से उदावर्त हो जाता है। चरक संहिता में ऐसा बता रहे हैं कि सामान्यतः वायु के ऊर्ध्वगमन को उदावर्त कहते हैं। चरक बोलते हैं कि वायु ऊर्ध्वमावर्तो गमनम मित्युत्यावर्ता, मतलब ये व्याख्या चरकाचार्य जी ने की है, परंतु ये व्याख्या या निरुक्ति अधिक उचित नहीं लगती है, क्योंकि आंसू या तत्समान कई आवेग के अवरोध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों के अनुसार उदावर्त कहना संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वायु का ऊर्ध्वगमन नहीं होता है। इसलिए डल्हन ने आंसू और जंभाई जो है
आंसू और इन दोनों का वेग जो है, इसको वेग विधारण से वायु कोष्ठगत होना और अन्यत्र वेग को ऊर्ध्वगमन होना, इसे उदावर्त कहा है। दलहनाचार्य जी ने स्पेसिफिक किया है कि आंसू और जृंभा का अगर वेग धारण किया तो वायु जो है वो शाखा से कोष्ठ में चला जाता है, और दूसरा वायु है जो मल मूत्र वगैरह का है वह ऊर्ध्वगमन हो जाता है, इसलिए उदावर्त का है। मधुकोशकार ने उदावर्त के अलग ही लक्षण बताए जो अधिक समर्पक है। उद्भूतेन वेग विधारणान आवृतस्य वायुवर्तन मृत्यु उदावर्त निरुक्ति। इस सूत्र में मतलब माधव निदान के मधुकोशकार ने क्या बोला है कि इस सूत्र में अधारणीय वेगों का धारण करने से आवृत वायु की प्रतिलोम गति होकर वह वायु पूरे शरीर में संचारित हो जाता है, इसलिए उसको उदावर्त कहा जाता है। उदावर्त के ऐसे लक्षण करने से सभी उदावर्तों का इसमें समावेश हो जाता है। चरकाचार्य जी ने नव वेगान्य धारणी अध्याय में 13 वेगों को धारण करना निषिद्ध बताया है। श्लोक में क्या बता रहे हैं कि न वेगान धार्य धीमान जातान मूत्र पुरुषयो न रेतसो न वातस्य न छर्दय शवतोर न च नोद्गारस्य न जृंभाय न वेगान शुद्ध पिपासयो न वाश्वस्य न निद्राय निश्वास श्रमेण च। मतलब ये सारे जो वेग है इसको रोकना नहीं चाहिए। इन 13 धारणीय वेगों का उद्दीरण हुआ तो उनका धारण करने से उदावर्त की उत्पत्ति होती है, इसी कारण उदावर्त के 13 प्रकार होते हैं। फिर हेतु में माधव निदान में क्या बता रहे हैं कि वात वीण मूत्र जृंभा अश्रु छवतोद्गारमिंद्रियैः शुद्ध तृष्णो श्वास निद्राणम धृत्योदावर्त संभव। मतलब अधोवायु सबसे पहले अधोवायु है, फिर उसके बाद में मल जो पावरफुल वेग है उनको रोकने से क्या व्याधि होती है, तो सबसे पहला नंबर आता है अधोवायु, सेकंड नंबर आता है मल, फिर आता है मूत्र, फिर जृंभा, अश्रु, छींक, धकार, छर्दी, शुक्र, क्षुधा, तृष्णा, श्वास और निद्रा, इनके वेग का विधारण करने से उदावर्त रोग की उत्पत्ति होती है। उदावर्त में वेग विधारण से वात का प्रकोप होता है। यह वात प्रकोप मार्गावरोध जन्य प्रकार का होता है। जो भी वायु का प्रकोप होगा ना, ये मार्गावरोध करेगा, स्त्रोतोरोध कर देगा। इसके कारण भी चिकित्सा भी वातानुलोमन करनी चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक एक, वो हम आगे के उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोग को बुलाता हूँ, आप लोग आइए और थोड़ा हम लोग संभाषण करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, तो कंचन मैम है क्या? शायद कंचन मैम नहीं है। आप लोग बताइए, आप लोग के पास कैसे पेशेंट आते हैं? आप लोगों ने देखा होगा वेग विधारण से कोई बड़ी बड़ी बीमारियां, उदावर्त के पेशेंट देखे होंगे, या वेगों का धारण करने से कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर कमल जी, कमल जी को तो बहुत एक्सपीरियंस आ रहा होगा गायनेक के केसेस में। डॉक्टर आकांक्षा जी, सर हाँ प्रणाम, बताइए मैम। सर उदावर्त तो पेशेंट उदावर्त के जो आपने 13 वेग बताए ना, उसमें तो मल मूत्र वेग विदारण गायनेक केस में तो पेशेंट का रहता ही है। कभी जुम्बा, अश्रु और एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट जब मैंने अभी देखा है, एक दो पेशेंट देखे है ना, तो उनका मनोह स्रोतस पे मानो तो मन की कोई बात किसी से खुल की तरह नहीं बताते, तो वो क्रोध या चिंता, भय किसके साथ का, तो ये जो है ना, ये भी वेग उन्होंने धारण किया है, तो उसकी वजह से भी उनका वो चेंजेस रहता है। तो उसमें एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमायोसिस ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, तो ये उदावत में ही आते हैं, ऐसे मुझे लगता है सर। तो ये पेशेंट नहीं बोलते हैं कि ये आप क्या पूछ रहे हैं कि ये वायु रोकना है, ये सब इससे थोड़ी ना होता है बीमारी, वो आपको ऐसे नहीं बोलते हैं उल्टा? नहीं, ये वही नहीं बोलते, लेकिन हम जो उनका हिस्ट्री लेते हैं ना, तो उसकी वजह से हमको वो संप्राप्ति दिखने लगती है कि वात का प्रकोप या मलमूत्र वेग धारण करते हैं। जैसे कि पेशेंट की इच्छा होती है कुछ अपने मन की कोई करना, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो वो उनके जो मन की बात रहती है उधर ही रहती है, तो उसकी वजह से भी उनका जो मनोह स्रोत थोड़ा आपने सा गड़बड़ मनोवास होता है। स्रोतस बोला, यहाँ पे ये वेग का भी बताइए कि अपान वायु रोकने से एंडोमेट्रियोसिस होता है ना? हाँ, होता है। हाँ, हाँ, तो वो पेशेंट का रहता है, और जब हम पेशेंट को वो पूछते हैं तभी वो सर बताते हैं, लेकिन खुल के वो नहीं बताते कि उनको ये मालूम ही नहीं नहीं। होता कि ये हाँ, सब होता है। हाँ, तो ये जो रहता है ना, और ऐसे हम जो चिकित्सा उसमें करते हैं, तो सर वो पेशेंट का वो पूरी अच्छी तरह से हो जाता है। तो हाँ एंडोमेट्रोसिस के केसेस में तो रहता ही रहता है सर पेशेंट को जी ऐसा। हाँ, जी।
एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, फिर हाँ पीसीओडी, उसमें वेग विधारण का हिस्ट्री जरूर रहता है, 100% रहता है। उसमें हाँ, पेशेंट बोलते हैं कि हम ना 6-6 घंटा 7-7 घंटा मल मूत्र अपान वायु को रोक के रखते हैं। क्षुधा भी रहती है सर, क्षुधा तृष्णा, ये भी पेशेंट का रहता है, पेशेंट उपवास करता है, ये भी रहता है सर पेशेंट में। जी हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करें। माधुरी मैम, प्रशांत भट्ट जी, रमेश गौतम जी, कोई केस याद आ रहा है आपको वेगों को धारण करने से? अनुरिता मैम, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, हाँ जी मुझे बताइए। सिर्फ एक पूछना था सर, ये हेतु सब में दिखते हैं लेकिन उसमें से उदावत का निदान कैसे करेंगे? मुझे तो ये हेतु किडनी फेलियर में भी दिखता है, गायनेक में भी दिखता है, अबॉर्शन की हिस्ट्री में भी दिखता है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, हेतु निकालिए और उसके बाद में चिकित्सा हम पढ़ रहे हैं ना आगे। बट उदावत ये लेबल कैसे कब लगाए वो? उदावर्त में क्या रहता है कि पेट हमेशा फुला हुआ रहता है उनका, और आवरण आवरण करता है उदावर्त, उदावर्त। हम्म। तो ये एंडोमेट्रियोसिस है क्या? वो तो आवरण जन्य ही संप्राप्ति बन जाती है ना, आर्तव को वो आवृत कर देता है वायु। हाँ सर। हम आगे पढ़ेंगे। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं, कुछ बताइए आपको क्या मिला? वेग कितना देर तक धारण करते थे पेशेंट? कितना देर तक नहीं सर, लेकिन अभी जैसे काफी किडनी फेलियर के और इनफर्टिलिटी के पेशेंट आ गए मेरे पास में अभी। क्लासिकल केस है जो बताने लायक है, वो 10 ईयर्स से उसको मेंस्ट्रुएशन उसका रुका हुआ है, अमेनोरिया है, 22 साल की लड़की है। लेकिन उसका इमोशनल जो यहाँ पे मतलब मलमूत्र का भी था, अग्निमांद्य होने के बावजूद जंक फूड वगैरह ये खाना तो था, लेकिन आंसू को रोक के रखना, और भूख लगी है लेकिन माँ से गुस्सा हो गई है तो वो जानबूझ के उल्टी करके बाहर खाना निकाल दे रहा है, अगर गलती से किसी ने जबरदस्ती खिलाया तो ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है जिसकी वजह से शी इज 22 years old, लेकिन 11 years से 13 year तक सिर्फ मेंसेस था, उसके बाद में 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसे करके लास्ट 10 years से तो मेंसेस गायब ही है उसका, और वेगों का धारण बाकी का सारा चीज। लेकिन उसमें सबसे मेन चीज आंसू, दुख हो रहा है लेकिन मतलब आंसू रोकना, भूख लग रही है लेकिन भूख को रोकना, ये सारा चीज दिखता है। तो मैम, जस्ट अनुरिता मैम, ये जो आप हाँ पेशेंट को ये ना, वो तो साइकोलॉजिकल, वो जो उल्टी करे वो बुलेमिया कहते हैं उसको। आ, हाँ, उसको पूरा मानसिक ही ये है, वो बुलेमिया है। मैडम, उसको अगर ऐसे किसी ने बोला ना कि आपको मानसिक चिकित्सा करनी है, वो 1.5 घंटा रोई है। कल मैंने उसकी मतलब फर्स्ट टाइम मैंने 3 दिन पहले केस को ये किया, कंसल्ट किया, उसके बाद में उसकी मदर को औरंगाबाद से बुलाई क्योंकि पेशेंट यहाँ के स्टूडेंट है, और उसकी ये सारी चीजें सुनने के बाद में ये तो मुझे तुरंत पता चल गया कि इसको 10 years अमेनोरिया विद मनोज चिकित्सा देने से अगर अपने को ये मिल सकता है। लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए था क्योंकि उसमें बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा, तो वो पेरेंट्स के सामने उसको सारा ये करना था कि मम्मी का ये गलती हुआ, पिताजी का ये गलती हुआ, ये वो। तो ऐसे ऐसे उसके हेतु मिल रहे हैं ना। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक विरेचन के लिए ये दिया, 3 दिन 4 दिन उसको अभ्यंतर पान करने के लिए बोला है, उसको बोला कि आप ये करके आइए, तब तक रिपोर्ट्स आ जाएगी। क्लासिकली रिपोर्ट्स सब नॉर्मल है, एवरी रिपोर्ट इज नॉर्मल। थोड़ा सा एलएच, थोड़ा सा प्रोलैक्टिन, ये और टेस्टोस्टेरोन 68 वगैरह थोड़ा हायर लेवल में। बाकी कुछ भी ऐसे एब्नॉर्मलिटी हमें लगता है ना, अभी 10 years ये नहीं है मेंसेस, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी होगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं। तो मैं वही अभी उदावट चल रहा था तो वही पूछने वाली थी। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि वातावरोध जन्य उदावर्त, वात मूत्र पुरुषाणाम संगोध्रामन क्लमो रुजा जठरे वातजाश्चान्य रोगा स्युर्वात निग्रहात। इतना बढ़िया बता रहे हैं, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि अधोवायु को रोकने से जो उदावर्त होता है, इसके लक्षण इस प्रकार होते हैं। अभी क्या है कि लोग कोई पार्टी में है, कोई मीटिंग में है और वहां पे अधोवायु को रोक दे रहे हैं, जबकि नहीं रोकना चाहिए, तो उसके वजह से उदावर्त हो जाता है। तो अधोवायु मलमूत्र का
इसको रोकने से क्या होता है कि वात मूत्र पुरुषाणाम संगो, इससे अधोवायु से रोकने से अधोवायु मूत्र और मल का अवरोध हो जाता है। कितना सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है इससे, पेट फूल जाता है, अनायास थकावट महसूस होती है, क्लम होता है बहुत ज्यादा, पेट में रुझा होती है, पीड़ा होती है, और वात से उत्पन्न अन्य रोग भी हो जाते हैं। जठरे वातराश्च अन्य रोगाः स्युर्वात निग्रहात्, वायु को निग्रह करने से इतना डेंजरस कंडीशन हो जाती है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अपान वायु का वेग का विधारण करने से अपान वायु प्रतिलोमित हो जाता है, वात मल मूत्र का विरोध उत्पन्न होकर उदावर्त की उत्पत्ति हो जाती है, उदर भाग में आधमान होता है, गौरव होता है, पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा उदर में वात प्रकोप जन्य अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। फिर बस्ती के प्रदेश में पेन होता है, हृदय में, सोचिए हार्ट के जितने भी पेशेंट आते हैं ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, जो हार्ट में पेन हो रहा है वो उदावर्त जन्य ही होता है, और वो ज्यादातर अपान वायु को रोकने से होता है। आप लोग को हिस्ट्री में जरूर ये निकालना चाहिए। कुक्षी में वेदना, उदर में, पृष्ठ में, पार्श्व में, इन स्थानों में वेदना, फिर होरलास होना, रज्जी मिचलाना, अविपाक होना, खाना नहीं पचता है, गुद प्रदेश में तोदवत वेदना होना, मलावष्टम्भ होना, शोथ होना, उदर में गुल्मवत ग्रंथि की उत्पत्ति होना, अति कष्ट से सकफ मल की प्रवृत्ति होना, सारे लक्षण इस प्रकार में मिलते हैं। और दूसरा है कि वेगों को धारण करने से तो ये उदावर्त हो ही रहे, लेकिन वेगान न धारित न उदीरियत, जबरदस्ती न धारण करना है, मतलब न रोकना है, न जबरदस्ती निकालना है। अगर जल्दी जबरदस्ती अपान वायु को निकालेंगे, मल को निकालेंगे, मूत्र को निकालेंगे, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि प्रवाहिका जैसे लक्षण हो जाते हैं। प्रवाहिका में कृत्य अप्यकृत्य संज्ञताम, मतलब जाके भी आते हैं तो समाधान नहीं मिलता है, और म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता है, और वहां पे अग्नि को मंद करता है। जबरदस्ती वायु को निकालना, उससे अग्नि जो है वह दूषित हो जाता है। तो वेगान न धारित न उदीरियत, ऐसा भी बताया। दूसरा, अब ये वात अवरोधज उदावर्त है, इसकी चिकित्सा क्या बता रहे हैं, निघंटु रत्नाकर में बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तम तैल शीत ज्वर नाशनोक्तम स्वेदेर यथोक्तम यथोक्तहि प्रविलन दोषम उपाचरित वर्तिम निरूह बस्ती स्नेह विरेके अनुलोमाद्य ही। निघंटु रत्नाकर ने बताया है कि जब ऐसे वात निरोधज उदावर्त हो रहा है, कि जब सब जगह पेन हो रहा है, हार्ट में भी पेन हो रहा है, कुक्षी में भी हो रहा है, उदर में भी हो रहा है, पार्श्व में भी हो रहा है, और हुरलास हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, गुद में प्रदेश पेन हो रहा है, मलावष्टम्भ हो रहा है, शोथ हो रहा है, गुल्मवत ग्रंथि की उत्पत्ति हो रही है, उदर में अति कष्ट से सकफ मल प्रवृत्ति हो रही है। ऐसे कंडीशन में उदर में, पार्श्व में, कटी में, शक्ति प्रदेश में तेल से अभ्यंग कराना चाहिए, अवगाह श्वेत का भी प्रयोग कराना चाहिए। तो यह वात निग्रह उदावर्त के महत्वपूर्ण उपक्रम है। फिर निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती का भी उपयोग करना लाभकारी होता है। दोष लीन हुए तो गुदवर्ती का भी उपक्रम किया जाता है। निशोत्तर का प्रयोग करना चाहिए, पिप्पली का प्रयोग करना चाहिए, दंती मूल का प्रयोग करना चाहिए, गोमूत्र से बनाई गई वर्ती उपयोगी होती है। फिर निशोत्तर, एरंड मूल, एरंड तेल, इनका मृदु विरेचन के लिए उपयोग किया जाता है। मृदु विरेचन यह भी इस अवस्था में लाभकर होने वाला उपचार है। औषधि द्रव्यों में दीपन पाचन अनुलोमन करने वाले द्रव्य, जैसे कि अग्नितुंडी वटी, विष तिंदुक वटी, जैसे कुपिलू के कल्प हैं। फिर हिंगवाष्टक चूर्ण, भास्कर लवण चूर्ण, शंखवटी जैसे दीपन पाचन और अनुलोमन करने वाले कल्प अधिक उपयुक्त होते हैं। अनुपान के लिए उष्णोदक का उपयोग इष्ट होता है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ 2-3 महीने पहले एक डॉक्टर मुकेश साहू जी आए थे, उनके, और ये डॉक्टर सतीश कुमार जी आए थे। तो उनके एक पेशेंट थी जो कैंसर की पेशेंट थी, तो उनको इंटेस्टाइन के इंटू सस्पेंशन हो गया था, वो मल ही नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने दशमूल लिया, उसका काढ़ा बनाया और उसको दूध में पका के और उसमें मदन फल डाल के और उसका बस्ती दिया था। तो जैसे ही वो गया ना मदन फल और दशमूल का, तो वैसे ही वो बस्ती प्रत्यागम हुआ और उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। सर्जरी जो डॉक्टर कराने वाले थे, सर्जरी भी रुक गया और उसके बाद में पेट साफ ही होने लगा। तो ये सब क्यों, उसका हेतु क्या मिला था उस टाइम, तो वात जो अपान वायु को रोक के उदावर्त आवरण जन्य संप्राप्ति हो गई थी, जिससे इंटेस्टाइन चिपक गए थे। तो इसीलिए हम लोगों ने मदन फल और दशमूल का शीर बस्ती दिया था। आप लोग को याद होगा। आप लोग के कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए, ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपान वायु को रोकने से ऐसे उदावर्त जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और आपने बस्ती दिया, अनुलोमन दिया तो पेशेंट को रिलीफ मिला। सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए।
हाँ सर, ऐसे पेशेंट काफी आते हैं जिनको उदावत होता है और उनको ये कंप्लेंट रहती है थोड़ा कि माइक हमें के बहुत। पास बोलिए सर, माइक के पास। जी सर, आई सर आवाज? आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा माइक के पास बोलिए। सर मैं एक मिनट, मैं ईयरफोन लगाऊं, एक मिनट सर। हाँ सर, आई आवाज अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, ऐसे पेशेंट आते हैं उड़दावर्त के। मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी जो जिसके लिए बहुत ज्यादा, एक तो अम्ल पित्त था और उसके बाद उसको उड़दावर्त हुआ था। उसको बहुत ज्यादा डकारें आती थी और इतनी डकारें आती थी कि वो यदि एक कमरे में बैठी है तो उसकी डकार आप दूसरे कमरे में सुन सकते हैं। और उसके लिए उसका जो हेतु थे वो यही थे कि वो अपने मल मूत्र छींक जमाई ये अधारणी वेगों को रोकती थी, दिन में सोती थी, रात में जागती थी काफी समय तक। तो उसके उसके लिए सर, इसके लिए मैंने वस्ती चिकित्सा की थी। तो सबसे पहले सर मैंने उसका विरेचन कराया था और विरेचन करने के बाद फिर मैंने उसको अल्टरनेट निरुवस्ती और अनुवासन वस्ती मैंने करीबन 10 दिन दी थी। तो उससे वो बिल्कुल पूरी तरह उसका उर्दावट ठीक हो गया था और बिल्कुल अभी तक वो फॉलो अप में आती रहती है। बिल्कुल ठीक है सर। तो वस्ती चिकित्सा का सर इसमें बहुत अच्छा महत्व है। जी, तो आप कितना मात्रा में बस्ती देते हैं? सर उसको मैंने अल्टरनेट दिया था, मैंने निरुवस्ती मैंने वही करीबन 600 650 700 750 800 ml तक ले जाता हूँ। जिसके जो जिस हिसाब से पेशेंट मतलब उसको होल्ड कर सके उसके हिसाब से मात्रा कम ज्यादा करता हूँ सर। जी, तो सर बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो आपका परफेक्ट डायग्नोसिस हुआ ना उसमें, ये इसीलिए तो पढ़ना चाहिए शास्त्रों को। जी सर। हाँ, कब कैसा पेशेंट है, हमारा पढ़ाई हमेशा रहना चाहिए, तभी डायग्नोसिस हो जाता है। अंशांश कल्पना से व्याधि समझ सकते हैं, हेतु समझ सकते हैं। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ बताइए मैम, आपके पास ऐसे आते हैं पेशेंट? आरती शर्मा मैम, अगर आप खाना जी बना रही है तो जी बना सर। लीजिए। आप प्रणाम सर। ऐसे पेशेंट आते होंगे। सर यस, इसमें मेरे जो उदावरत के जो मेन पेशेंट देखे हैं उसमें बार्थोलिन सिस्ट वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। और मेन मैंने इसमें जो यंग गर्ल्स रहती है उसमें फाइब्रो एडिनोमा की हिस्ट्री काफी पेशेंट्स में देखी है। और पीसीओडी में भी देखा है। जैसे बहुत सारे पेशेंट है उसमें, जैसे एक मैम ने शुद्धा का वेग बताया। तो वो लड़कियां जैसे वेट लॉस के लिए वो सुबह जैसे खाना खाया, शाम तक वो कुछ नहीं खाते, जब भूख लगती है जबरदस्ती पानी पी लेते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों में मैंने देखा, अनमैरिड गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम, तो ये एक मेन रीजन रहता है। तो अभी जब पढ़ रहे हैं तब पता लग रहा है कि मेरे को भी याद आ रहा है कि उनकी हिस्ट्री लेते हैं ना, तो वो उन सब में ये कॉमन चीज थी, लेडीज में भी और जो गर्ल्स जो अनमैरिड गर्ल्स भी थी उनमें ये कॉमन चीज थी कि वो वेट लूज के लिए जैसे सुबह खाना खाया थोड़ा सा, या वो क्या खाते थे, स्प्राउट्स खाते थे, या ये दाल खा के बॉइल्ड दाल खाकर पूरे पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाना, और उनको ये सारा फाइब्रॉइड्स, फाइब्रो एडिनोमा, बार्थोलिन सिस्ट, ये इसका मेन रीजन था। तब मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अभी जब रीजन सुन रहे हैं तो अभी खुद ही ऐसे लग रहा है कि इतनी बड़ी ये चीज है कि इसको रोकना जो शास्त्रों में लिखा है हमारे। और जो उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, उनका जो ट्रीटमेंट भी इसी से मतलब हुआ, कचनार गुगुल वगैरह तो जो दिया ही। जब उनका जो वस्ती किया, वस्ती से जो फाइब्रोएडिनोमा या फाइब्रॉइड्स हैं उसको 2-3 महीने में ही वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जैसे गायब जैसे ही हो जाता है। तो उसमें वात अनुलोमन में जैसे हिंग वाष्टक चूर्ण है, लवन भास्कर जैसे आपने बताया, तो ये सारी जब हम चीजें उनकी डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको जो खाने का भी उनका जो नियमित करते हैं, तो पेशेंट डाइट से और ये दीपन पाचन से और ये वस्ती, इन 3 चीजों से ही हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। बट जो पीसीओडी में आजकल जो ये प्रॉब्लम है, ये खुद से क्रिएटेड है मेरे हिसाब से। जब ये पढ़ रहे हैं ना तो पता लग रहा है। जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। तो हमारा जो आयुर्वेद है वो एलोपैथी से ज्यादा अच्छा है कि नहीं? आप देखिए, हम लोग ऐसा हेतु बताते हैं जो तो एलोपैथी सर, नहीं। और ये एक बहुत अच्छा आपने ये कार्डियक वाला भी बताया। तो ये मैंने एक पेशेंट देखा, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था।
उनको क्या था कि वो ऑफिस जैसे सुबह में जाते थे और शाम तक वो फील्ड में रहते थे, उनको कहीं भी यूरिन पास करने के लिए, मोशन के लिए कोई जगह नहीं थी। तो वो 10-10 12-12 घंटे होल्ड करते रहते थे और उनको क्या अल्टीमेटली उनको ऐसा सीवियर एंजाइना पेन और हार्ट ब्लॉकेज हुआ। तो भी मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को समझ आ रहा है कि ये चीजें इतनी भयानक रूप भी ले सकती है। बहुत ही अच्छा है इसमें वर्णन है आयुर्वेद में। जी, एलोपैथी में तो हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या चेंजेस आए हैं वो बता सकते हैं, लेकिन हेतु हेतु जो है वो केवल आयुर्वेद ही बताता है कि ये करने से ये होता है। वो लोग बोलते हैं इडियोपैथिक कॉजेज, इसके वजह से ही हो गया, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वायु ने जाके क्या क्या गड़बड़ किया, दो सदृश समूर्छना कैसे की, ये आयुर्वेद ही बता सकता है। सर इसमें जो ये बार्थोलिन सिस्ट का है, ये इतना कॉमन हो चुका है, मतलब मेरे पास इतने ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली इस चीज के पेशेंट आ रहे हैं बार्थोलिन सिस्ट के। और उन उन सभी लेडीज में मैंने ये कॉमन हिस्ट्री देखा कि वो क्षुधा का वेग रोकते हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है, या तो वो बॉइल्ड चने ये रहता है या स्प्राउट्स खाकर, उसके बाद वो मतलब जस्ट पानी पीकर पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं। वो उनका वेट लूज जरूर होता है थोड़ी देर के लिए, बट जब वो दोबारा कुछ खाना शुरू करते हैं फिर से वेट गेन हो जाता है। बट उनको एक गिफ्ट में ये पीसीओडी या ये सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम साथ में मिलती है। जी सर। जी, पहले के जमाने में लोगों को ना बहुत सारा काम था, फिजिकल वर्क ज्यादा होता था। मतलब जैसे पहले के जमाने में पर्दा सिस्टम था ना, एक तरह से अच्छा भी था एक तरह से बुरा भी था। तो घर पे रह के बहुत सारे काम करने को होता था, बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन घर में वो धान को कूटना, चक्की पीसना, फिर उसके बाद में गेहूं वगैरह को ऐसे वो सूप से फटकना, ऐसे ये सब बहुत सारे काम होते थे ना। फिर पहले के जमाने में मिट्टी के घर होते थे, तो पूरा गोबर से लीपना पूरा अच्छे से, तो झाड़ू वगैरह। तो ये सबसे क्या होता था कि वायु जो है वो अनुलोमित हो जाता था ये सारी क्रियाओं से। तो पहले के जमाने में लोग थोड़ी ना ऐसे डाइटिंग वगैरह करते थे, खाते थे मस्त 3 टाइम खाना खा के, और उसके बाद में इतना मेहनत करो तो उसके बाद में वायु रहता ही नहीं था, तो उसकी वजह से बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ कि टॉयलेट का प्रॉब्लम हुआ, मतलब बाहर नहीं जाना है और घर में टॉयलेट नहीं बनाना है, तो फिर ये व्याधियां और ज्यादा बढ़ने लगी। तो मतलब कुछ अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, लेकिन ये जो लिखा है शास्त्र में वो एकदम सही है, त्रिकाल बाधित सत्य है। आप लोग कुछ बताइए, आप लोग के कोई एक्सपीरियंस है तो। और डॉक्टर आशा मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए उदावर्त के, वेगों का धारण करने से कुछ ऐसे? प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर ऐसा ये हेतु जो है उदावत में जो 13 प्रकार के वेगों का धारण बताया गया है, वो मोस्टली सारे डिसीज में मुझे तो दिखता है। जैसे अपान वायु का अवरोध होने की वजह से जितने भी व्याधि होते हैं उसमें पीसीओडी आ गया, एंजाइना आ गया, या फिर अपने ये इवन ओबेसिटी है या एक्ने वगैरह है, तो उसमें भी उदावत कहीं ना कहीं ये हेतु का मतलब वेग विधारण हेतु मिलता ही मिलता है। जिसमें ज्यादातर अभी यंगस्टर्स में जैसे क्षुधा का वेग रोकना, या तो फिर ये मलवेगों का रोकना, ये ज्यादा हेतु मिल रहा है। तो लेडीज में भी ये है, जैसे पहले मैडम ने बताया, कमल मैडम ने बताया, जैसे वो लोग मनोवह स्रोतों को बाधित करने वाले जो वेग हैं, अश्रु हैं, या उनके जो मतलब फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत मतलब मेजर कोज मिलता है पीसीओडी में, इवन एंडोमेट्रोसिस वगैरह में भी। इसलिए हमेशा हमें पेशेंट की हिस्ट्री पूरी तरह से लेके, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पेशेंट की हिस्ट्री पूरी तरह से लेके उसके ऊपर मनोबल के ऊपर भी काम करने से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफी बार काउंसलिंग से ही पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है कि नहीं भाई, आपने किसी से बात कर ली तो भी आपका मन हल्का हो गया। तो 4-5 मेरे पास तो ऐसी लेडीज आती हैं जो सिर्फ काउंसलिंग के लिए ही आती है, मेडिसिन पार्ट बहुत कम रहता है इसमें, लेकिन काउंसलिंग से ही उनका जो मतलब क्या कहते हैं उसे, फीलिंग्स का जो वेग रहता है वो निकल जाता है। जी। और अनुरिता मैम ने कहा कि किडनी फेलियर के पेशेंट, किडनी हाँ सर, हाँ ये भी एक काफी इसमें मिलता है। मेरे पास अभी एक मैंने वो शेयर भी किया था, तो ये उस पेशेंट में ऐसे ही था, डायबिटिक पेशेंट था और सीआरएफ मतलब जीएफआर उनका कुछ 7-8 था। तो यही वो मतलब वो बिजनेसमैन थे, तो काफी टाइम शॉप पे बैठे रहना, मतलब 8-10 घंटे तक निकलना नहीं, काफी अच्छा उनका चल रहा था बिजनेस। 7-8 घंटे तक मल मूत्र का वेग धारण करके बैठे थे, और ये उनका सिलसिला काफी 10-15 सालों तक रहा। तो उन्हें अभी किडनी फेल्योर में है, मेरे पास आया था ऐसा।
जी। और मैम, हार्ट पेशेंट है ना यूजुअली सर, आप जो बताते हैं उसमें पर्टिकुलरली जिनका कार्डियोमेगाली, जिनका अंजाइनल पेन, एक हार्ट अटैक हो चुका है, काफी बार क्या होता है सर, वो खुद मल वेग या मूत्र वेग नहीं रोकते, लेकिन उनको जो स्टैटिन्स वगैरह बाकी का ड्रग्स दिया जाता है उससे सर सबसे मेन गृहिणी कला खराब होने के बाद में, गृहिणी दुष्टि होने के बाद में कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन और अपान वायु का अवरोध, ये आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक ड्रग्स लेने वालों में भी मिलता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन वाले भी पेशेंट में मिलता है, क्योंकि मैं किडनी फेलियर के ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप, hypertension induced CKD, then kidney induced hypertension, then diabetic induced यूरोपैथी, MKD मेडिसिन इंड्यूस्ड किडनी, सर ये सारी चीज में मतलब क्यों, क्योंकि अभी आप बता रहे हो इस चीज पे, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर सब में ये हेतु मिलता है तो हम मतलब कितना अबाधित शास्त्र है हमारा, कि उस वक्त में जब कुछ भी माइक्रोस्कोप नहीं था, हमारे आचार्यों ने इतना सटीक कि ये अगर किया तो ये वाला अवरोध होता है, और अवरोध के बाद में अपान वायु दूषित होता है, ट्रीटमेंट बस्ती देनी है कि विरेचन देना है, यहाँ तक सब कुछ बताया है। तो आई वॉज रियली इनक्रेडिबली थिंकिंग कि आप जब मतलब डायग्नोसिस मॉडर्न का कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आप पूरी तरह से आपके हेतु पे, और मुझे काफी लोगों के ना मैसेज आते हैं कि ये मेरा केस है, ट्रीटमेंट लाइन बताइए, ये मेरा ये चीज है, इस पे आप बताइए, लेकिन बिलीव कीजिए हर एक केस यूनिक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना हर एक व्यक्ति का प्रकृति, वैसी विकृति में भी जो चीज है, वो कैसे किडनी फेलियर में पहुंचा और कैसे हार्ट डिसीज डेवलप हुआ है, उसमें मतलब बियॉन्ड आवर शास्त्र वी डोंट हैव एनीथिंग। जैसे सर ने बताया अभी कि इडियोपैथिक, सर इडियोपैथिक एटियोपैथोलॉजी, सिंड्रोम्स एंड एलर्जीज, ये तो मैं तीन चीजें ऐसे ही बोलती हूँ कि सिर्फ उस चीज के लिए डायग्नोसिस दिया है जिसका कोई उत्तर एलोपैथी में नहीं है। और उसमें जो है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं पे आवृतवात है, कहीं पे जिस चीज का आवरण हो चुका है उसके बाद में आगे का वात प्रकोप है, और उसे तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, जिसमें त्रिदोष प्रकोपित होने के बाद की जो अवस्थाएं है, वो मतलब सिंड्रोम्स होते हैं। क्योंकि सर अगर ऐसे नहीं होता तो आयुर्वेद से रिजल्ट कैसे मिलता? डाउन सिंड्रोम है, उसमें कुछ लॉन्गिविटी मिलती है, बहुत अच्छा सेरेब्रल पाल्सी में हम रिजनरेशन देते हैं एटलीस्ट पेशेंट। अभी मेरे पास में एक लड़की आती है सर, एक्चुअली वो मेरे पास में कॉस्मेटिक के लिए आती थी, लेकिन लोगों का पेशेंस 5-5, 6-6, 8-8 महीने की ट्रीटमेंट का है ही नहीं सर, बस्ती अगर हम 3 महीना बोलेंगे या बाकी का कुछ, तो इट हैज बिकम सच अ डिफिकल्ट थिंग फॉर आयुर्वेद कि दो वी आर शाश्वत इन टू आर स्ट्रक्चर एंड जो भी हमारा नॉलेज है, उसमें हम अगर हेतु गलत कर लेते, मतलब इन शॉर्ट आप ट्रीटमेंट तो अच्छा दे रहे हैं, किडनी फेलर को त्रिफला गूगल दे रहे, पुनर्नवा गूगल दे रहे, सारे अच्छी पुनर्नवा वगैरह, लेकिन उसका हेतु जो है कि जब वो स्कूल क्लास में बैठ रहा है और 3 क्लासेस हो जाने के बाद में या कॉलेज के बाद में अगर उसको यूरिन लगता है तो वो जाता नहीं है, या जब प्यास लगती है तो पानी नहीं पीते, ये बहुत कॉमन इसमें है कॉर्पोरेट में, कि नहीं हमें प्यास नहीं लगती। कैसे लगेगी जब सामने एसी चालू है, उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बैठे हैं वो, उनका अग्नि एकदम से धीमा है, और उसमें जब टाइम हो जाता है तो पर्टिकुलर उस टाइम में खाना ही है। तो ये सारी चीजें, दो द पेशेंट डजंट से, इट टर्न्स इनटू उदावरता ऐसे। इसलिए आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दीपन पाचन के बाद में शोधन चिकित्सा, और उसके साथ में पर्टिकुलर जो हेतु वहां पे मिल रहा है उस पे स्पेसिफाइड आपका ट्रीटमेंट जाता है, हेतु निदान परिवर्जन हो जाता है, तो आपको कोई भी चीज में रिजल्ट जरूर मिलना है। और अभी तो इतने अच्छे अच्छे केसेस सब लोग ला रहे हैं कि जो रिजल्ट मिल रहा है, CSF फ्लूइड बंद हो रहा है, तो ये सारी चीज में सर का गाइडलाइन और ये सारा नॉलेज के लिए सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कार्डियक पेशेंट में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है स्वर भेद अनुलोमन। में भी उदावरत रीजन रह सकता है ऐसे वेगों को रोकना, क्योंकि एक पेशेंट मेरे ध्यान में आ रहा है, उन्होंने वो फील्ड में जॉब करते थे, उनको स्वर भेद, फिर उसके बाद ग्रहणी दृष्टि हुई, और उसके बाद उनको शीत पित्त भी था, ये तीनों चीजें थी। और उनका सारे जो उनका मेन हिस्ट्री में उन्होंने ये बताया कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं फील्ड जॉब है मेरी, तो मेरे को सिर्फ सारा दिन मैं अपने स्कूटर पे घूमता ही हूँ, तो मेरे को कहीं भी यूरिन पास करने के लिए, मोशन के लिए मेरे को कहीं भी जगह नहीं मिलती, तो मैं घर जाकर, सुबह से निकला हुआ घर जाकर ही जो भी करना होता है करते हैं। तो उनको एक 12-13 साल से स्वर भेद था, तो उनको जब मैंने मतलब वायु का अनुलोमन कराया तो 2 to 3 मंथ्स में उनका जो स्वर भेद था वो ठीक हो गया। बट उस समय मुझे ये रीजन नहीं पता था कि वेगों को धारण करने से भी स्वर भेद होता है। ये बहुत ही अच्छा, ये मैम जो आप सिंपल पढ़ा रहे हैं। उदान की दृष्टि हो गई ना, पूरा आपने अनुलोमन किया तो जी मैम, उसकी वजह उनकी से। मैम आवाज ही नहीं निकलती थी, मतलब जैसे वो बहुत
धीमे से बोलते थे और बोलते थे कि मेरे को इतने साल से मेरा ऐसे ही गला बैठा हुआ है, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज के लिए क्या करूं। तो ट्रीटमेंट तो मैंने उनका ग्रहणी दृष्टि का किया, क्योंकि उनको मतलब बार बार ऐसे मोशन होता ही रहता था, दिन भर में कितनी बार मोशन होता ही रहता था, बट वो हमेशा उसका वेग धारण करते रहते थे। कभी उनको एकदम से हो जाना, कभी पतला हो जाना, कभी टाइट हो जाना, ऐसा करके रहते थे। तो वो ये बोलते हैं कि अपना कि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। ये बहुत अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है। सर आपने जो, मैडम बहुत बढ़िया बताया आपने। अरविंद सर, मुझे ऐसे लगता है सर, ये सारे वेगों के लिए हम बस्ती वगैरह चिकित्सा करके रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन सबसे टफेस्ट जो है ट्रीटमेंट ना सर, वो मनोवेग का उदीरन है। और ये आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में इतना कॉमन सिम्टम है, लेकिन नेग्लेक्टेड सिम्टम है, निग्लेक्टेड हेतु है, नेग्लेक्टेड रीजन है। आप कितना भी ट्रीटमेंट करके जब रिजल्ट नहीं मिलता है, आप मनोभाव पे काम करिए, आपको बहुत, और वो आपको पूछना, बिकॉज थोड़ा सा एक सोशल एंड ये थोड़ा सा एक व्हाइट कॉलर लोगों में वो रहता है कि वो सब चीज छुपा के रखते हैं। ऐसे हुआ मेरा कल, जो मैंने जब पेशेंट को कंसल्ट करने के बाद में उसकी मदर आई, तो उसने बचपन से लेके अब तक उसने कितनी गलतियां की, कैसे उसको सप्रेस किया, कैसे उस पर गुस्सा उतारा, वो गुस्से में वो कितना कॉम्प्रोमाइज, ये सारा चीज 1.5 घंटे तक मुझे इतना ऑफुली, मुझे उनका रोना धोना सब सुनना पड़ा। मैंने बोला क्या है, वो आज ही करो तभी मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। एंड आफ्टर दैट रात को उनका थैंक्स का मैसेज आया। उसकी मदर 2 दिन के बाद में चली गई कि नहीं मैम ट्रीटमेंट शुरू करिए, बिकॉज वो पीसीओडी भी निकला, उसका किडनी स्टोन भी निकला, और वो बोल रही थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मेरी मेंसेस शुरू करा दीजिए, और मैं नॉर्मल लेडी होना चाहती हूँ, और मुझे घर में कोई शादी के लिए नहीं बोलेगा। मतलब इतना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में बच्चे जाते हैं जो परस्यू कर रही है एमबीए एंड ऑल अदर दिस थिंग। तो ये सारे वेगों में हम फिजिकली तो ट्रीटमेंट देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो हमारे अतीन्द्रिय मन जो है उसका भी विचार करके स्ट्रेस के लिए आप ट्रीटमेंट कर, जैसे अंजना मैम बताती है, मैं भी माइंड हीलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, ओंकार और प्राण। लोगों का कंसेप्ट कैसे, कल तिवारी मैम, शशि मैम, थैंक यू वेरी मच, आप बता रहे थे योगा और इसका इंपॉर्टेंस। बिलीव कीजिए मैम, इट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अपना जो दिनचर्या है उसका हिस्सा होनी चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज से कचराते हैं या टाइम नहीं निकालते, उन्होंने कम से कम 20 मिनट प्राणायाम योगा तो करना चाहिए, और करना ही चाहिए। यंगस्टर लोगों में लगता है कि नहीं, अगर वजन बढ़ाना है तो जिम करना है, कुछ ऐसे कंसेप्ट बताया, और अगर वजन कम करना है तो जिम करना है, और वजन बढ़ाना है तो प्राणायाम करना है। इसलिए मैं योगा नहीं करती, जिम के लिए पैसे नहीं इसलिए जिम नहीं जाती, और अंत में क्या है, अंततः कुछ भी नहीं करती। रोज रात को देर से सोना, देर से उठना, और ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसकी वजह से भले ही वो वेग विधारण नहीं करते, लेकिन जब सुबह का प्रातः ब्राह्म मुहूर्त अगर बोला है, और 6, 7 और 8 के बाद में अगर आप मल त्याग नहीं करते हो, तब भी सर वहां का जो भी पूरा मलांश जो है, उसमें से पूरा द्रवांश शोषण करने के बाद में जो पुरुष धरा कला है वो दूषित होती है। और उसके बाद में 10 और 11 के बाद में फिर उनका चाय नाश्ता वगैरह, तो हमारे हिसाब से जो भी पित्त का काल है उस समय में सारा अपान का अवरोध वगैरह ये सारी चीजें दिखती है, तो वो भी इनडायरेक्टली कम्स इनटू उदावर्त ओनली। मतलब डायरेक्टली इवन इफ दे आर नॉट सेइंग, तो भी आपको लोग मिलते कि जो दिन में सोते हैं, रात का ड्यूटी करते रहो, बोलते नहीं नहीं मैं तो यूरिन भी जाता हूँ, मोशन भी जाता हूँ, क्योंकि उनके लिए दिन रात है और रात के वक्त में वो काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली दिस विल अगेन विशिएट द पिक्तस एंड वता वात के जो भी प्रकार है उनको दूषित करेगा। जो मनोवह स्रोतस का ही आपने बताया, जो भी मैंने रिसेंटली एक पेशेंट 3 मंथ्स पहले मेरे पास आए थे, तो उनको मनोवह स्रोतस उनका इतना दुष्टि था कि उनकी 70+ एज थी, 50 इयर्स तक, मतलब उनकी मैरिड लाइफ में 50 इयर्स तक वो बोले कि बहुत जल्दी हमारी शादी होगी, और उतने इयर्स तक वो बोलते कि कोई भी घर में बात होती है मैं किसी को शेयर नहीं करती, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, तो अपने मन में ही रखते थे। मतलब जैसे उनसे, जैसे हम कोई बात करते हैं तो वो पेशेंट एकदम से रो पड़ता है, और इतने मतलब बुरी तरह रोता है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि इसके अंदर इतना दर्द, मतलब इतना ज्यादा है। तो मतलब उसको ये चीज फेस करते करते अराउंड 45 से 50 इयर्स हो गए, और 50 इयर्स में अल्टीमेटली उसको ये उदावर्त जैसे ये बताया जा रहा है, तो उसके अंदर एक ऐसा गैस का गोला बनना शुरू हो गया, और वो पता नहीं कब से बन रहा था। जब वो मेरे पास आई तो वो एक इनकैप्सुलेटेड कैंसर का फॉर्म ले चुका था,
तो मतलब वो जो मन का उसका जो वेग है, जो उसके इमोशंस है, वो जो इतने सालों से कंट्रोल किए, क्योंकि अभी जब ये जो सर ने ये हिस्ट्री शीट हमें दिया, तो उसमें एक मेन है मनोवैस रोता है। तो अभी जब मैं पेशेंट से ऐसे पूछती हूँ आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष तो नहीं, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड हो या नहीं, तो हम इसको ऐसे पेशेंट भी ऐसे सोचता है कि ये डॉक्टर पता नहीं क्यों ऐसे बातें पूछ रहे हैं, ये कोई पूछने वाली चीज है। बट अभी पता लग रहा है कि उस चीज की कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, कि अगर मन से भी व्यक्ति खुश नहीं है तो वो भी एक इतना बड़ा रोग का रीजन हो सकता है। ठीक है सर, आज इस पे ना मैं एक केस आपको पर्सनली जरूर बताऊंगी। मनोह की ट्रीटमेंट के लिए मुझे 3 घंटा कल ट्रीटमेंट, पूरी फैमिली थी 4 जनों की, और पूरी फैमिली को मैं कितने साल से, 15 साल से ट्रीट वगैरह करके, अभी वो बच्चे भी 12वीं के ऊपर पहुंच गए, लेकिन उनके लिए मैंने कितना क्लासिकल ये किया, मैं आपको पर्सनली जरूर बताऊंगी सर। और ये जो बहुत ब्रेन बढ़िया बताया ट्यूमर, अनुष्का ने। हाँ ब्रेन ट्यूमर ये के भी होती है पेशेंट सर। होते हैं ना, उसमें भी ये मिलता है कि उन्होंने अपान वायु को रोका, ब्रेन तक वो चला गया और ट्यूमर बना देता है। हाँ आशा मैम, आप क्या बोल रही है? नहीं मैम, ये जो सर अनुष्का मैम ने जो संप्राप्ति बताई ना, वो बिल्कुल देखने के लिए मिलती है ऐसी संप्राप्ति। अ, जैसे मनोवैज्ञानिक के ऊपर काम करना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि ब्रेन गट रिलेशनशिप जो मॉडर्न में भी बताया गया है, उसके अनुसार अगर अपान वायु का अवरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके शरीर के अंदर प्राणवाह शिराओं के अंदर भी जाके कहीं ना कहीं संप्राप्ति बनाता ही बनाता है। ये अवरोधात्मक हो, क्षयात्मक हो, या फिर संतर्पण जन्य जो भी व्याधि है, अपतर्पण जन्य व्याधि है, इसमें ये हेतु मिलता ही मिलता है। तो अगर हम चिकित्सा कर भी रहे हैं तो इसमें ये एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहिए। इवन हमारे यहाँ तो कई जगह पे अभी पेन क्लिनिक खुल रहे हैं, मतलब जहाँ पे जाके आप सिर्फ अपना जो भी आप किसी से शेयर नहीं कर सकते वैसी बातें जाके काउंसलर से वो लोग बातें करते हैं। तो उनको ये इन्होंने पेन क्लिनिक करके नाम दिया है। तो मतलब लोगों के अंदर इतना कुछ अंदर भरा पड़ा है, वो कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उनसे भी सिर्फ अगर आपने कहीं से बात भी कर ली तो भी वहां पे जाके उनको रिलीफ मिल जाता है। तो ये आज की सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इश्यू है। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और डॉक्टर गंगवार सर, आपको क्या कहना है? आपके पास तो इतने सारे पेशेंट आते हैं, सर कुछ बताइए। डॉक्टर गंगवार सर, या डॉक्टर हनुमंत राय जी, आप कुछ बताइए। कन्वल देव मैम, आप लोगों के पास उदावर्त के पेशेंट आते हैं क्या? उदावर्त हाँ या प्रणाम सर। हाँ सर बताइए सर। हाँ सर, बहुत सारे पेशेंट आते हैं उदावत की, इनका पेट फूला रहता है बहुत सारे। तो जनरली जैसे अम्लपित्त की संप्राप्ति है तो उनमें बहुत ज़्यादा और जो कोष्ठ बनता है पेशेंट को, तो उनमें सर वातानुमान कर दो और जो है अम्लपित्त चिकित्सा कर दो, ठीक ठाक हो जाते हैं सर। और जो है वाता इसके कारण सर बहुत सारे पेट में दर्द भी होता है, उधर सूल बहुत ज़्यादा होता है सर। तो इसी से सर सही हो जाते हैं अधिकतर पेशेंट है सर। जी सर। तो अभी आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि ये वेगों को रोकना कितना बड़ा व्याधि का हेतु रहता है। बहुत बड़ा सर। बहुत से पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि जैसे मान लो चेस्ट पेन हो रहा हो, कहते हैं कि हमारे हृदय में सूल हो रहा है सर। तो हम तो यही करते हैं सर अधिकतर कि वातानुलोमन करते हैं और एंटासिड दिया और पेशेंट ठीक ठाक हो जाया करते हैं सर। जी जी दीपन थैंक पाचन यू। अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन ये करना चाहिए। जी सर। जी सर एक पेशेंट के बारे में बताओ क्या? कुछ ये बताइए। अंजना मैम भी आ गई है, आपकी फेवरेट मैम। सर एक पेशेंट था मेरे पास तो उनका उनके पिताजी का देहांत हो गया था और पेशेंट उनसे बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। तो वो सदमा उनको बहुत गहरी तरीके से चोट पहुंचाया। तो पेशेंट हमेशा अपने ही विचारों में ख्याल रहता था। तो घर वालों के लगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है बिहेवियर। तो उन्होंने हार्ट सर्जन, वो बोलते थे कि रुच्छुल हो रहा है अंजाइना सर, जैसे सर ने बताया वैसे। तो पेशेंट को उन्होंने कार्डियक सर्जन के पास ले गए। तो उन्होंने उनको एंटी हाइपरटेंसिव चालू किया और मनो साइकेट्रिक के पास चला गए तो उनको एंटी डिप्रेसेंट वगैरह चालू किया। और फिर भी पेशेंट बोलता रहता कि रात तक मेरे देर देर तक मेरे को नींद नहीं आती, ऐसे घबराहट पाल्पिटेशन रहता है वैसे। और इतनी दवाई खाने के बजाय भी पेशेंट 3-4 महीने से ऐसे ही डिस्टर्ब रहता था। मानो दिन भर अपने ही रूम में खोया रहता है कि किसी का शोर वगैरह उसको अच्छी तरह से पसंद नहीं था। अपने पिताजी की यादों में ही रहते थे।
तो जब पेशेंट मेरे पास आया, उनका पूरा हिस्ट्री लिया, तो मुझे वहां पे सबसे पहले सर मनोह तो देखा ही देखा, फिर ग्रहणी दृष्टि देखी। और पेशेंट मेरे को यही बताता था कि मैम मेरी धड़कन बहुत तेज रहती है, घबराहट रहती है, मैं मेरे पापा के विचार आते हैं। और मुझे ऐसे लगा कि सर उन्होंने जो उनके फीलिंग है उदय दबा करके दे। जब मैंने सब उनका निकाला, तो मानो वो जेंट्स होकर भी, हम फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ आकर जेंट्स होकर भी रो पड़े, क्योंकि इतने दबे हुए उनके जो 3-4 महीने से थे। तो मैंने ग्रहणी दृष्टि और ये मनोह ऐसे दोनों बना के उनको दिया था। तो सिर्फ 3 ही फॉलोअप में पेशेंट अच्छी तरह से इतना हो गया। अभी पेशेंट बोलता है ना मुझे वीकनेस लगती है, ना मुझे पाल्पिटेशन होता है। और ये उनका जो एंटी डिप्रेशन, एंटी हाइपरटेंशन, वो सब कुछ मैंने बंद किया, फर्स्ट टाइम ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे कोई नहीं लगा। क्योंकि उस टाइम पे तो रसक्षय, मनोस्रोतस ऐसे लगा था पेशेंट का। और ग्रहणी, टिपिकल ग्रहणी चिकित्सा उसकी पित्तज ग्रहणी जैसे रहता था सर। तो वो क्या पेशेंट किया था इतने, आपने ट्रीटमेंट में? पहली टाइम तो मैंने सर मैडम दीपन पाचन ही दिया था ग्रहणी के लिए, और ब्राह्मी वटी दी थी, और सारस्वतारिष्ट। और मैं वो केस स्टडी पूरा डिटेल में देती हूँ ग्रुप में, क्योंकि मुझे लगा कि अभी जो लोग आते हैं, हम अपने एम्बिशंस की वजह से वगैरह डिप्रेस रहते, तो उनको जो मॉडर्न वाले देते हैं कि चलो आप एंटी डिप्रेसेंट लो वगैरह ऐसे, लेकिन खुद उनका जब ग्रहणी हम चिकित्सा अच्छी तरह से करते हैं, तो उनका स्त्रोतस अच्छी तरह से खुल जाता है, रसव स्त्रोतस और उनका बाकी का। तो पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये मुझे वो मैं ग्रुप में पूरा डालती हूँ मैम। लेकिन पेशेंट इतना मामूली हमको लगता है अभी, लेकिन इतने 3-4 महीने से वो इतनी बड़े बड़े गोलियां, और उसमें उसकी वजह से उनका सर पूरा कोस्ट डिस्टर्ब हुआ था पूरा, कि उनका वेग धारण कब आया, कब ये कुछ भी नहीं अच्छी तरह से वो डिक्टेट नहीं करते थे। लेकिन वो रो पड़े, ये मेरे को लगा कि उनका इतना मनोस्त्र बिगड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छी तरीके से वो 3 ही फॉलोअप में बहुत अच्छा हो गए सर। अभी अच्छा तो हुआ ना पेशेंट फिट आपने फाइन है, अश्रुवेग जो अभी रोका था। बोलता है बहुत अच्छा किया। हाँ, उन्होंने अश्रुवेग जो रोका था इतने दिन हाँ से, आपने वेग तो निकाल दिया था, मन ठीक हल्का हो गया उनका। हाँ, लेकिन सर काउंसलिंग करना पड़ता है उनको अच्छी तरीके से, मानो कि उनमें ऐसा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा हम आपके ही है, आप बोल पड़े, तो ही वो खुल जाते हैं, नहीं तो नहीं। पेशेंट अच्छी तरह से नहीं बोलता, लेकिन उनको बहुत प्यार से समझाना भी पड़ता है। और अंजना मैम से भी एक केस डिस्कस करना था। मैम है? मैम, हेलो, हेलो सर, हाँ अंजना मैम, हेलो। आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। अभी पूछेंगे कि अगले सेशन में? अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर ठीक आप। है, अगले, जी ठीक है सर, अगले अभी सेशन। आगे मिलते हैं, आज ओके, शाम में मिलते हैं। नमस्कार हाँ सभी लोग को जी। ठीक है। प्रणाम ओके, सभी लोग को। नमस्कार ओके। मैम। नमस्कार मैम।